नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 प्रथम सत्र में हिंदी विषय में इकाई 7 सोच अपनी अपनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, कुदरत ने या ईश्वर ने सभी प्राणियों को बनाया है, सभी सृष्टि, इस पूरी सृष्टि का सर्जन किया है, लेकिन उसमें भी इंसान को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, ये हम जानते हैं। इंसान के पास दिमाग है, सोचने की शक्ति है, और उसमें भी हर इंसान की सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। इंसान किसी एक विषय पर अलग अलग, जितने भी इंसान हैं वो सारे अलग अलग सोच रख सकते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अलग अलग कल्पनाएं होती है, अलग अलग सोच होती है, और इसी विषय पर हमारा यह पाठ है, हमारी यह इकाई है। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। अब वाद विवाद क्या होता है? वाद विवाद करना मतलब, वाद विवाद का मतलब होता है कि कोई एक विषय है, उसके ऊपर कोई उसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करेगा, कोई उसके विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करेगा या उसी अपना बात रखेगा, उसी को वाद विवाद कहा जाता है। यदि उदाहरण के तौर पर समझना चाहे तो मान लो कोई कहता है कि मोबाइल अच्छा है, मोबाइल विषय है, मोबाइल का उपयोग अच्छा होता है, कोई ये अपना तर्क प्रस्तुत करेगा उसके पक्ष में कि अच्छा होता है मोबाइल। कोई विपक्ष में कि नहीं भाई, मोबाइल अच्छा नहीं होता है, मोबाइल के कई उसके वजह से कई नुकसान होते हैं, मोबाइल से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी चर्चा होती है, इसी को वाद विवाद कहा जाता है। तो ये तो हमने बात की वाद विवाद क्या होता है। अब वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। तो ये मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है, कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो यहाँ दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो होता है वो वक्ताओं का, यानी कि बोलने वालों का, वो उसके पक्ष में, उसके फेवर में बात करेगा, दूसरा उसके ऑपोज में, उसके विपक्ष में बात करेगा, और फिर एक दूसरे की बात का, एक दूसरे के कथन का खंडन करने का भी अवसर मिलता है। शॉर्ट में यदि आप समझना चाहें तो आपने न्यूज़ चैनल पर बहस देखी होगी, बस वही जो बहस होती है उसी का एक रूप वाद विवाद कहा जाता है। वहाँ पर कई बार बहस करते करते जो लोग बहस करने आए होते हैं, वो डिबेट इंग्लिश में जो कहा जाता है, वो कई बार झगड़ भी जाते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन एक आदर्श वाद विवाद में ऐसा कुछ नहीं होता है। वाद विवाद में क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम सीखेंगे। देखते आगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो यहाँ दो चित्र दिए हुए हैं, हम देख सकते हैं, ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। दो चित्र है हमारे पास। पहला चित्र जो है वो गांव का है। गांव में मकान जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं और पक्के भी नहीं है, पेड़ दिख रहे हैं, और लोग तालाब या नदी जो भी है उसके अंदर नहा रहे हैं, वहीं से पानी भर रहे हैं, वहीं पर कपड़े धो रहे हैं, उसके किनारे पर कुम्हार मटके बना रहा है। तो ये सब कुछ गांव की संस्कृति है, गांव में देखने को मिलता है। दूसरा चित्र जो है वो शहर का है, जहाँ पर पक्की सड़कें हैं, पक्की इमारतें हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, सूट बूट में रहते हैं, इमारतें बड़ी ऊंची है। तो ये शहर का चित्र है, लेकिन साथ में शहर में भीड़ भाड़ बहुत है, गाँव में शांति का है। अब हमें यहाँ प्रश्न दिए हुए, इसके आधार पर वाद विवाद करना है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। पहला प्रश्न है, तो दोनों चित्रों में क्या अंतर है। पहला चित्र जो है वो गांव का है। गांव में मकान छोटे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं लोग, और नदी बहती है, नदी के अंदर लोग
नहाते हैं, नदी के पानी का उपयोग कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, साथ ही साथ घरेलू उपयोग के लिए भी करते हैं। साथ ही गांव में अपने अपने व्यवसाय है, लोग अपने व्यवसाय करते हैं, किसानी करते हैं वगैरह। और गांव का जीवन सुखी है, शांत जीवन है। यहाँ खुशबू भरी मिट्टी मिलती है, मिट्टी देखने को मिलती है आपको। साथ ही साथ आपको एक शुद्ध हवा मिलती है और शांति और समृद्धि का जीवन आराम से लोग जीते हैं। दूसरा चित्र जो है वो शहर का है। शहर में पैसा ज़्यादा है, लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं और नौकरी करते हैं, इमारतें बहुत बड़ी होती है, सड़कें पक्की होती है, गीचताएँ होती है, मतलब कि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, लोग एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, गुनाहित कार्य प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होती है। ओके, और वहाँ पर शुद्ध हवा मिलना पॉसिबल नहीं होता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है, वाहन साधन ये सब कुछ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हवा में भी प्रदूषण रहता है, फैक्ट्रीज वगैरह होती है जिसकी वजह से प्रदूषण ज़्यादा रहता है। तो ये दो चित्र में अंतर है, एक चित्र गांव का है, दूसरा शहर का है। दूसरा प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? तो गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है? तो हमने अभी बात की कि गांव का जीवन सादगी से भरा हुआ है, गांव के लोग सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, वो खेत में काम करते हैं, थोड़ा कमाते हैं, उसी में खुश रहते हैं, साथ ही साथ प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ जुड़े रहते हैं, प्राणी पशु के साथ जुड़े रहते हैं, पशु को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और एक दूसरे से मदद कर मांगते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ रहते हैं। शहर का जीवन जो होता है वो भागदौड़ वाला होता है। शहर में इमारतें बहुत बड़ी होती है, सड़कें पक्की होती है, बहुत भीड़ होती है, लोग एक दूसरे से कुछ वास्ता नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं और वहाँ पर शुद्ध हवा मिलती नहीं है, प्रदूषण ज़्यादा होता है, गीचता यानी कि भीड़ बहुत रहती है। तो ये सब कुछ शहर का जीवन होता है। इसके अलावा आप भी अपने हिसाब से गांव और शहर के बारे में जितना चाहो उतना लिख सकते हो, बता सकते हो। अभी इसी प्रश्न में आगे कहा है कि तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है। तो ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी राय होगी कि किसे कौन सा, किसी को शहर अच्छा लगता है, किसी को गांव अच्छा लगता है। तो मान लो कि मुझे गांव अच्छा लगता है, तो क्यों लगता है वो भी बताना है। तो मुझे गांव इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि गांव का जीवन सादगीपूर्ण होता है, गांव में शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, साथ ही साथ गांव कुदरत के साथ जुड़ा होता है, भीड़ कम होती है, जनसंख्या कम होती है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। इसलिए मुझे गांव का जीवन बहुत अच्छा लगता है। शहर का जीवन यदि मुझे अच्छा लगता है तो वो क्यों लगता है, तो ये भी बताना है कि भाई मुझे शहर का जीवन अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पक्की सड़कें हैं, शहर में कुछ भी चीज़ चाहिए आप आराम से मिल सकती है आपको। शहर में आपको कहीं पर भी पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वाहन व्यवहार अच्छा होता है, होटल्स, स्कूल्स, अस्पताल, ये सब कुछ सुविधाएं वहाँ पर आसानी से प्राप्त होती है। इसलिए मुझे शहर का जीवन अच्छा लगता है। तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको उत्तर बताए, आप खुद अपना उत्तर लिख सकते हैं। आपको कौन सा जीवन रुचिकर लगता है और क्यों? क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो यहाँ गांव में हम देख रहे हैं कि तालाब में से लोग पीने का पानी भी लेके जा रहे हैं। तो क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तालाब का जल जो होता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसके अंदर पशु वगैरह घुसते हैं और वो कुछ भी गंदगी फैलाते हैं, साथ ही साथ ऊपर से कुछ भी गिरता रहता है और कुत्ते और अन्य जीव पशु वगैरह अंदर घुस सकते हैं, पानी के अंदर जाकर उसे गंदा करते हैं। साथ ही साथ वो नीचे मिट्टी वगैरह रहती है जिसकी वजह से उसमें और भी कीटाणु, बैक्टीरिया और अन्य जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, मेढक वगैरह, वो सब रहते हैं, जिसकी वजह से वो पानी दूषित होता है और ऐसा पानी पीने के लिए योग्य नहीं होता है। ऐसा पानी पीने से बीमारियां हो सकती है। तो इस तरह आपको उत्तर लिखने हैं। आगे प्रश्न है, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ मुद्दे दिए हुए हैं हमें, प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग।
तो यहाँ पर हमें विज्ञान वरदान है या तो अभिशाप, इसके किसी एक पक्ष पर अपने विचार कारण के साथ, कारण सहित प्रस्तुत करने हैं। तो विज्ञान वरदान है, इसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद अभिशाप भी है, तो वो क्यों है। तो विज्ञान वरदान है, सही में वरदान है, क्योंकि विज्ञान की वजह से ही हमारा जीवन सुखमय और आरामदायक बनता है। विज्ञान ने बिजली की खोज की, जिसकी वजह से आज हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। आजकल हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साधन है वो सब बिजली से चलने वाले होते हैं, चाहे वो टीवी हो, पंखा हो, फ्रीज हो या फिर हमारा मोबाइल हो, कुछ भी हो, सब बिजली से चलते हैं। विज्ञान ने अंतरिक्ष की खोजें की है, विज्ञान ने उपग्रह छोड़े हैं, जिसकी वजह से आज हम मोबाइल, टीवी, इंटरनेट ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। विज्ञान ने डॉक्टरी सुविधाएं प्रदान की है, जिसकी वजह से लोगों की औसत आयु बढ़ी है, यानी कि उनका जीवन सुखमय बना है। पहले लोग छोटी छोटी बीमारियों में भी मर जाया करते थे, आजकल बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी हल निकाला जा रहा है। विज्ञान की वजह से दूरभाष यानी कि टेलीफोन, दूरसंचार का हमें दूरसंचार की हमें सुविधा मिल रही है। पहले के ज़माने में हमें संदेश भेजना हो तो खुद जाना पड़ता था, लेकिन अब हम सैकड़ों में, मतलब कि तुरंत मोबाइल से या टेलीफोन से बात कर सकते। कंप्यूटर ने हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया है, और साथ ही साथ यातायात वगैरह से हम एक जगह से दूसरे जगह आराम से, बिना शक्ति और समय की बचत, आराम से जा सकते हैं। हमारी शक्ति और समय की बचत भी होती है जिससे। इस तरह विज्ञान वरदान है। साथ ही साथ विज्ञान की खोजों की वजह से, विज्ञान की वजह से कई बार विज्ञान अभिशाप भी साबित होता है। जैसे कि विज्ञान की वजह से यातायात के इतने साधन बढ़ गए हैं, फैक्ट्रीज और मशीनों की वजह से, कंपनियों की वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ विज्ञान ने जिस तरह से अच्छी चीज़ें खोजी, उसी तरह से परमाणु बम या पिस्तौल या हथियार भी ऐसे खोजे हैं, जिसकी वजह से इंसान का जीवन खतरे में पड़ सकता है। कई बार बंदूक और पिस्तौल, रिवॉल्वर आदि की खोज कई गलत लोगों के हाथ में ऐसी चीज़ें जाने पर वो लोग पूरी दुनिया को परेशान करते हैं, जैसे कि आतंकवादी। साथ ही और परमाणु बम, जो कि उसकी असर सालों तक रहती है। एक प्रदूषण की वजह से एक बात ये भी हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि गर्मी बढ़ रही है, और जिसकी वजह से ऋतुओं में अचानक परिवर्तन आते हैं और कई जगह बाढ़ आ जाती है, कई जगह सूखा पड़ता है, कई बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये सब कुछ विज्ञान की वजह से हो रहा है। लेकिन यदि हम विज्ञान को और विज्ञान की खोजों को, विज्ञान ने जो आविष्कार किए उसका सही उपयोग करेंगे और सोच समझकर उपयोग करें, तो विज्ञान सही में एक वरदान साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको विज्ञान वरदान है या अभिशाप के विषय में अपने पक्ष रखना है। चाहे आप वरदान के विषय में रख सकते हो, चाहे अभिशाप के विषय में। और ये सब कुछ आपको अपने दिमाग से सोच कर रखना है, क्योंकि इस इकाई का नाम ही है सोच अपनी अपनी। हर कोई अपने हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से उत्तर लिख सकता है, सोच सकता है, अपना तर्क कर सकता है। और यही इस इकाई का तात्पर्य भी है, उद्देश्य भी है, कि हम खुद सोचना और सोचकर अपनी बात को रखना सीखें। आगे प्रश्न है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम का मतलब होता है यहाँ पर कायदा कानून, और तलवार का मतलब होता है हथियार। तो कौन शक्तिशाली है? तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि यदि मैं मानूंगा कि कलम ज़्यादा ताकतवर है, हमारे देश की बात करें तो कलम ताकतवर मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा देश संविधान और कायदे कानून से चलता है। कोई भी अपने हथियार के आधार पर या अपनी शक्ति के आधार पर किसी को प्रताड़ित, परेशान नहीं कर सकता है। ये एक आदर्श परिस्थिति है। हम यदि कोई हमें डरा रहा है, धमका रहा है, तो हम कलम का यानी कि कायदे कानून का सहारा ले सकते हैं, और न्याय तंत्र इसमें हमारी पूरी सहायता करेगा। इस तरह से कलम ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन कई बार ऐसा भी साबित होता है कि तलवार यानी कि शक्ति, हथियार ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली साबित होते हैं। कई बार लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो कमज़ोर को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन सही आदर्श स्थिति में देखा जाए तो हमारा देश संविधान से चलता है, इसीलिए कलम ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आपको ये उत्तर अपने हिसाब से लिखना है। आप अपनी सोच में आप क्या सोचते हो इस बारे में, ये आपको लिखना है। नीचे दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हमें एक सामग्री दी हुई है, एक न्यूज़पेपर का कटिंग है।
इसका शीर्षक है बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। तो बहुत दूर धरती के जैसा कोई ग्रह जन्म ले रहा है, इसके बारे में है शिकागो AFP। हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुब्बार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहां धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पीजर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। यह टेलीस्कोप का नाम है स्पीजर स्पेस। वैज्ञानिकों की मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। यानी कि अभी ये बहुत छोटा ग्रह है, इसे हमारी पृथ्वी जैसा बनने में अभी भी 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा साल लग सकते हैं। अभी ये वैज्ञानिकों का बताना है। ओके, अब हमें इस इंफॉर्मेशन, इस माहिती के आधार पर, इस सामग्री के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो अंतरिक्ष की कौन सी घटना से वैज्ञानिक उत्साहित? तो बहुत दूर पृथ्वी जैसा, धरती जैसा ही एक ग्रह जन्म ले रहा है और इसी घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक होती है? तो इसके बारे में यहाँ दिखाया गया है कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए धूल पदार्थों से, या तो पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का जिस तरह से निर्माण हुआ है ऐसी चीज़ों का इकट्ठा होना ये आवश्यक है। साथ ही साथ पानी का होना ये भी आवश्यक है। ये सब कुछ जब एक साथ मिल जाता है और सालों बाद उसमें से एक ग्रह का निर्माण होता है जो धरती जैसा ग्रह बन सकता है। उसके लिए पानी होना आवश्यक है। जैसे कि मिट्टी, पत्थर और जो भी पृथ्वी के ऊपर हमें सामग्री प्राप्त होती है, ये सारी सामग्री एक साथ मिल जाए और उसमें से ग्रह बनने के लिए, या बर्फीली जो पट्टे होता है वो भी मिल जाए और पानी वहाँ पर मिल जाए और बचने योग्य, जीवन पनपने योग्य जब स्थिति होती है तो उसे पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए उचित स्थिति माना जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। तो ये उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे है, रेखा खींचकर सही जुड़े मिलाइए। तो यहाँ हमें 2 कॉलम में इंफॉर्मेशन, माहिती दी हुई है, इसे हमें जोड़े मिलाने। जैसे कि 424 प्रकाश वर्ष, तो ये क्या है? तो ये है पूर्ण ग्रह बनने में, नए ग्रह, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। तो इसे यहाँ हम जोड़ेंगे, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी है ये 1.6 करोड़ वर्ष। तो ये नए ग्रह की उम्र है, इतने साल का ये हो गया है। 10 करोड़ वर्ष तो पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय है ये। 10 करोड़ साल बाद यह ग्रह पृथ्वी जैसा ग्रह बन जाएगा। स्पीजर स्पेस
ये नासा के टेलीस्कोप का नाम है, और कैरिसिस से नासा में काम करते एक वैज्ञानिक का नाम है। तो इस प्रकार से हमें जोड़े मिलाने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।